हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफजेफए के भूत के बारे में, जो एक बार फिर से बोतल से बाहर निकला है। आप सबको पता है कि रशिया हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो भारत को पूरी तरीके से इंसिस्ट करने में लगा है कि आप आइए, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और आपके मन मुताबिक हम काम करने के लिए तैयार है। और अब रशिया से एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें शायद विश्वास करना भी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो प्रोग्राम जिसमें कभी भारत को विवश किया गया था छोड़ने के लिए, अब एक बार अचानक फिर से भारत को इनवाइट किया जा रहा है। और ये चीज़ें अब भारत के हित में लगातार आती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत एफजेफए को ज्वाइन करेगा या नहीं, इस रिपोर्ट में आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि SU-57 फैलन लगातार इवॉल्व हो रहा है। जो टेक्नोलॉजीज है मैच्योर की जा रही हैं और जो डिज़ाइन फ्लॉज थे इनको दूर करके इसे एक पोटेंट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर रशिया पिच कर रहा है। और इसी बीच रशिया ने एक अपने प्रयास को नया रूप दिया है, जहां पर वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भारत को फिर से इन्वाइट करने के लिए एक आकर्षक ऑफर लेकर सामने आया है। दरअसल भारत ने जब से 2018 में इस प्रोग्राम को छोड़ा तो उसके बाद से रशिया काफ़ी एग्रेसिव है इसको लेकर के। और एक बार फिर से रशिया ने जो बेस लाइन SU-57 है इसमें बड़े बदलाव के साथ भारत को ऑफर किया है। दरअसल इस बार जो SU-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं इन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। और रशिया ने कहा है कि वो इसमें भारत की तरफ से जो जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई थी सब करने के लिए तैयार है। और भारत को मुख्य चिंता थी इसके इंजन को लेकर के, क्योंकि उस समय ये डेवलपमेंट स्टेजेस में था और माना गया था कि ये SU-30 के इंजन के साथ पावर्ड होकर आएगा, जिसके सहायता से सुपर क्रूज कर पाना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इस चैलेंज को रशिया ने एड्रेस कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जो SU-57 है ये AL-51 F1 इंजन के साथ पावर्ड है और ये सुपर क्रूज कर सकते हैं। साथ ही साथ रशिया के द्वारा बहुत बड़े बदलाव भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। रशिया ने कहा कि ये जो इंजन है ये इसे आफ्टर बर्नर का यूज़ किए बिना सुपरसोनिक स्पीड प्राप्त करने में सहायता करेगा और ये ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के फीचर को पूरा भी करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ रशिया ने कही है कि जो AL-41 F1 इंजन है ये बेसिकली लगातार मैच्योर हो रहा है और इसमें जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं। जैसे कि रशिया ऑलरेडी इन इंजन को जो फ्लैट नोजल हैं उनको उनके साथ टेस्ट कर रहा है और इसमें आपको वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका जो स्टेल्थ है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। इसके अलावा रशिया इसमें जो एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिससे कि इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से खुद को ढाल पाएगा। आपको बताते चलें कि इसमें जो लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट है और दूसरे जो अनमैन्ड व्हीकल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है ये भी ऐड की जाएगी। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि SU-57 का एक नेवल वेरिएंट पे तैयार किया जा रहा है, जो कि रशियन नेवी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत ज्वाइन करेगा, और भारत ने जब इसको छोड़ा था तो भारत ने क्या मुख्य पॉइंट वहाँ पर इंगित किए थे, इसको अगर आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन नहीं करेगा। देखिए, भारत के प्रोग्राम को छोड़ने का सीधा मतलब ये था कि भारत इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं था और भारत जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। भारत को ये उम्मीद थी कि रशिया के साथ मिल करके हम एक ऐसा उन्नत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करेंगे जो दोनों देशों के लिए हितकर होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ये अमेरिकी F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के समकक्ष होगा, जो कि अपनी एडवांस कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शुरुआत से ही भारत ने वो इसमें जो है वो निराशा ही हाथ लगी, कभी डिज़ाइन फीचर को लेकर, कभी इंजन परफॉर्मेंस को लेकर के, तो कभी कॉस्ट को लेकर के। जो तनाव है दोनों देशों के बीच में हमेशा बना रहा। स्टेल्थ कैपेबिलिटी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले इसी से डिससेटिस्फाई हुई थी, क्योंकि जो फीचर्स उस समय प्रपोज किए गए थे SU-57 के प्रोटोटाइप में ये अपने कंपैटिटर यानी F-35 की तुलना में काफ़ी इंफीरियर था और भारतीय वायुसेना इसमें कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस को चाहती थी ताकि इनके स्टेल्थ और रडार क्रॉस सेक्शन को इम्प्रूव किया जा सके और जो मॉडर्न प्रोटोटाइप हैं एयरक्राफ्ट के उनके बराबरी में ये आ सकें। और भारत इसमें यह भी चाहता था कि जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, इंडियन मेड सिस्टम है, इनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि भारतीय वायुसेना के लिए इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो। दूसरी चीज़ हमने पहले भी कही कि जो इंजन परफॉर्मेंस थी यह भारत इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उस समय जो SU-57 फैलन था उसके लिए एक ऐसा इंजन इस्तेमाल किया जाना था जो कि नॉन मॉडुलर था, यानी कि जो मेंटेनेंस है और फ्लीट अवेलेबिलिटी है इस पर सीधा प्रभाव डालता।
इनको मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता, डिफ़िकल्ट होता और इनकी सर्विस में भी काफ़ी टाइम लगने वाला था और भारत के लिए भी इंडिपेंडेंटली इनको सर्विस करना, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें भी भारत के द्वारा इंगित उस समय करी गई थी। जिस समय ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी उस समय माना गया था कि जो इस प्रोग्राम की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो 6 बिलियन से लेकर के तकरीबन 10 बिलियन के बीच में होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो कॉस्ट है 6 बिलियन से सीधा 30 बिलियन डॉलर तक आंकी गई और इसमें इंडिया का जो शेयर था ये 4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और ये काफ़ी कंसर्न था भारत के लिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला था और इसीलिए भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से दूर रखना ही सही समझा और भारत ने अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर फोकस किया। 2018 में भारत ने ऑफिशियली रशिया को मना तो नहीं किया। भारत ने ये कहा था कि अगर आने वाले भविष्य में भारत को लगा कि ये प्रोग्राम उनके हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर भारत उसको ज्वाइन करेगा। हाँ, एक और चीज़ जो भारत ने डिमांड करी थी वो ये था कि भारत चाहता था कि इसमें जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनको भी कह सकते हैं शामिल किया जाए और भारत में जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है ये प्रदान की जाए स्टेल्थ फाइटर की, ताकि भारत भी इसके लिए जो ज़रूरी जानकारी है उसको प्राप्त कर सके। साथ साथ भारत ने जो ट्विन सीटर वेरिएंट है इनको विकसित करने की वकालत भी करी थी, लेकिन रशिया की तरफ से उस समय ट्विन सीटर वेरिएंट को लेकर के नामंजूरी सामने रखी गई थी और इससे भारत काफ़ी नाराज़ भी था। और उसी का फल है कि आज भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी गंभीर है और बहुत मुश्किल है कि एमका के अलावा कोई और स्टेल्थ फाइटर हमें देखने को मिले। एक समय तक हम लोग ये मान भी सकते थे कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता, वो समय तब तक का था जब तक एमका को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मंजूरी है वो नहीं मिली थी। और अब आप सब जानते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये एमका के डेवलपमेंट के लिए आवंटित की जा चुकी है, जहां पर एमका की पहली संभावित टाइमलाइन जो कि 2026 से 27 की है वो भी सामने रखी जा चुकी है। और ऐसे में अब भारत बिल्कुल भी इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुद मीडिया के सामने आकर के कई बार ये कहा कि भारत सिर्फ एक ही स्टेल्थ फाइटर पर इस समय अपना ध्यान केंद्रित कर चुका है और वो है भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा कोई भी दूसरा स्टेल्थ फाइटर भारतीय वायुसेना के सर्विस में आपको आने वाले भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम ये मान के चलें कि भारत इसको ज्वाइन करेगा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भले रशिया कितने भी एफर्ट लगा ले, भारत के लिए फ़िलहाल तो इसको वापस ज्वाइन करना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब अगर भारत स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम में वापस आता है तो जाहिर सी बात है कि एमका का डेवलपमेंट भारत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया इस समय ऑलरेडी सैंक्शन की मार झेल रहा है। रशिया सही समय पर जो वेपन सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है और ऐसे में अगर भारत रशिया का साथ देता है, इस प्रोग्राम को फिर से ज्वाइन करता है, तो एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के ऊपर भी जो प्रतिबंध की तलवार है वो लटक सकती है। एक बार तो भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में छूट मिल गई, लेकिन अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत ने इस प्रकार के बड़े प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो भारत के ऊपर जो सैंक्शन की तलवार है वो लटक सकती है। और ये चीज़ें अगर ना भी हों तो भारत अब अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने ही टेक्नोलॉजी पर आश्रित है और भारत ने डिसाइड कर लिया है कि तेजस मार्क 2 और एमका जैसे एयरक्राफ्ट आने वाले भविष्य में भारत को ज्वाइन करेंगे। आपको क्या लगता है, भारत को ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।